तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की जापानीज हॉरर मूवी जो काफ़ी क्रीपी और डेमोनिक थी। मूवी का नाम है कर्स्ड, जिसमें हम देखेंगे कन्वीनियंस स्टोर को जिसके अंदर कुछ ऐसा श्राप होगा जो सारे लोगों को इफेक्ट करने लगेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा कर्स्ड मूवी की एक डेमोनिक और डरावनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत क्रीपी सीन के साथ। हम लोग देखते हैं 2 स्कूल की फ्रेंड्स को जो स्कूल से घर आ रही थी, जब रास्ते में दोनों लड़कियों को मिलता है कन्वीनियंस स्टोर। दोनों में से एक लड़की जाने लगती है वहां पर से जूस लेने के लिए, पर दूसरी लड़की को उस जगह को देखकर डर लगने लगता है। वो लड़की बोलती है कि उसे स्टोर के अंदर नहीं जाना क्योंकि उसने कुछ बहुत बुरा देख लिया था। एंड अचानक ही एक ट्रक उस लड़की को कुचलकर उसे बुरी तरीके से मार डालता है और हर जगह खून खून हो जाता है। अब यहाँ से सीन जाता है कुछ टाइम पीछे और हमें पता चलता है कि उस कन्वीनियंस स्टोर का नाम है मित्सुआ मार्ट, जहाँ पर आ जाती है नाओ नाम की एक लड़की जो एक बड़े सुपरमार्केट कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी। मित्सुआ मार्ट के काउंटर पे बैठी हुई थी रेयोको नाम की एक पार्ट टाइम वर्कर, और जब नाओ उस जगह में घुसती है तो उसे एक अजीब फीलिंग उस जगह से आती है। फीलिंग को इग्नोर कर नाओ रेयोको से बात करती है और बताती है कि वो स्टोर के ओनर मिस्टर कीतामुरा से मिलने आई है। तभी वहां पे आ जाते हैं मिस्टर और मिसेस कीतामुरा। और दोस्तों इस जगह के ओनर बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहे थे। दोनों लोग नाओ को डांटते हैं और बोलते हैं कि वो लेट है, और नाओ के हिसाब से वो टाइम पे मीटिंग के लिए आ गई थी जो 2 बजे स्टार्ट होनी थी। हाउएवर जब नाओ घड़ी में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि घड़ी में 4:30 बज रहे थे। नाओ अब ओनर से माफी मांगकर उनके साथ मीटिंग के लिए चले जाती है, पर दोस्तों इसके बाद रेयोको घड़ी को दोबारा देखती है और घड़ी में बज रहे थे 2, जिससे अब ये साफ था कि ये जगह श्रापित है। अब इसके बाद स्टोर में आता है एक अजीब इंसान जिसने हुडी पहन रखी थी और वो बस जाकर मैगजीन वाले सेक्शन को देखने लगता है। रेयोको उस इंसान पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और जाकर खाने लगती है एक बन। पर दोस्तों रेयोको पे कैमरे से नजर रख रही थी मिसेस कीतामुरा, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेयोको पैसे चुराती है। सेम टाइम पे मिस्टर कीतामुरा नाओ से बात करता है और हमें पता चलता है कि नाओ अपनी बड़ी सुपरमार्केट कंपनी से ऑफर लेकर आई है। नाओ की कंपनी इस कन्वीनियंस स्टोर को खरीदना चाहती है, और दोस्तों पास के एक स्टोर को ऑलरेडी नाओ की कंपनी खरीद चुकी थी। जिस स्टोर को खरीदा गया था उस स्टोर के ओनर का नाम था तेइजिमा, जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था और उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा था। और जब ये बात मिस्टर कीतामुरा को पता चलती है तो वो पागलों की तरह खुशी मनाने लगता है, क्योंकि तेइजिमा मिस्टर कीतामुरा का दुश्मन था। पर यह खुशी बड़ी अजीब और स्ट्रेंज लगती है नाओ को। यहाँ पे अब मिसेस कीतामुरा बोलती है कि वो अगर इस स्टोर को बेचेंगे तो उससे पहले वो सारे के सारे सामान को बेचेंगे जो अभी पैक्ड है। ऐसा करने के लिए उन्हें एक लिस्ट बनानी होगी, पर ये काम वो लोग नाओ को दे देते हैं। असल में नाओ की कंपनी ने कीतामुरा परिवार को बोला था कि वो सारा काम संभाल लेंगे, और इसलिए बेचारी नाओ को ही सारे सामान की लिस्ट बनानी पड़ेगी। नाओ अब जाकर ये सैड न्यूज देती है रेयोको को, और वो थोड़ा बातचीत कर बॉन्ड करते हैं। पर दोस्तों मिसेस कीतामुरा ये सब कैमरे में से घूर रही थी। नाओ देन नोटिस करती है कि ये जगह थोड़ी अजीब है और इस जगह को बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा, और वही मिसेस कीतामुरा ऑलमोस्ट कैमरे के अंदर ही घुस जाती है बिल्कुल पागलों की तरह। नाओ इसके बाद स्टोर रूम में चली जाती है लिस्ट बनाने के लिए, और वो अजीब इंसान ना अभी भी मैगजीन्स पढ़ रहा था। खैर नाओ जब लिस्ट बना रही थी तभी एक दरवाजे के पास से आने लगती है डिमोनिक विस्परिंग। नाओ उस आवाज को जाकर चेक करती है, पर अचानक एक बहुत तेज आवाज उसे सुनाई देती है, जिससे वो अपने कान बंद कर जमीन पे गिर जाती है। वो आवाज जब बंद होती है तो नाओ डरते डरते आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलती है, पर अचानक ही उस जगह के अंदर से बाहर आता है बहुत सारा काला धुआं, जो कि बड़ा स्ट्रेंज और डरावना था। वहीं दूसरी तरफ रेयोको उस अजीब इंसान को चेक करने लगती है कि वो आखिर कर क्या रहा है, और वो इंसान बस एक पुतले की तरह खड़ा था। देन स्टोर में एंटर करता है एक आदमी सामान खरीदने के लिए, और दोस्तों उस आदमी का टोटल बैठता है 666 येन। और आप लोग जानते ही हो कि 666 एक डिमोनिक नंबर होता है। वो आदमी अब सामान लेकर घर चले जाता है, पर अब मूवी उस आदमी को फॉलो करती है। घर जाते वक्त रास्ते में उसे सुनाई देती है डिमोनिक विस्परिंग एक अपार्टमेंट से, एंड देन उस आदमी के पास एक बॉल अंधेरे से निकलकर बाहर आ जाती है। देन अंधेरे में से एक छोटी लड़की आवाज
मारती है और बॉल मांगने लगती है और वो आदमी उस बॉल को उठाकर अंधेरे में ले जाने की बहुत बड़ी गलती कर देता है। बॉल लेके जब वो आदमी अंधेरे में जा रहा था तभी वो अचानक गायब हो जाता है, जैसे कि अंधेरे ने उसे निगल लिया हो और वो बॉल जो थी वो वापस आ जाती है बाहर गली में। सीन वापस जाता है कन्वीनियंस स्टोर पे, जहाँ पे रात होने के बाद रियोको जाती है घर और अब रात की शिफ्ट के लिए कोमोरी नाम का एक लड़का आ जाता है काम पे। पर दोस्तों, एक अजीब औरत स्टोर के बाहर से बैठकर सब कुछ देख रही थी। औरत कोमोरी को देखकर क्रीपी तरीके से मुस्कुराने लगती है और ये जो औरत थी ना, ये हमें कई बार और दिखाई जाएगी, पर हमें एंड में पता चलेगा कि ये है कौन। यहाँ से सीधा जाता है अगले दिन, जहाँ पर रियोको वापस स्कूल से आती है और सीधा पहुंचती है दुकान में अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए। रियोको स्टोर में पहुंचती है जहाँ पे मिसेस और मिस्टर कीतामुरा पुतले की तरह काउंटर पे खड़े थे और वो रियोको को देखते भी नहीं। रियोको दिन चले जाती है स्टोर रूम में, जहाँ पे नाव मिलती है जिसका अभी भी लिस्ट वाला काम अधूरा था और इस काम में 1 हफ्ता लगने वाला था। खैर अब आज नाव रियोको से बात करती है कि कैसे इस जगह पर अजीब सी नेगेटिव एनर्जी है। इस बात पे रियोको बताती है कि ये बात सच है और शायद इसलिए ही जितने भी लोग इस जगह पर काम करने के लिए आ जाते हैं वो भाग जाते हैं। पर फिलहाल के लिए रियोको के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और इसलिए उसे दिक्कत भी नहीं थी। यहाँ पे एक बार फिर से दोनों लड़कियां थोड़ा बॉन्ड करती है, जिसके बाद रियोको काम पे लग जाती है जब अचानक ही उसे एक शीशे में अपने पीछे खड़ा दिखाई देता है एक डिमोनिक आदमी, जो सच में वहां पर नहीं था, जिससे रियोको घबरा जाती है। वही नाव लिस्ट बना रही थी जब उसे एक सामान मिलता है जो 3 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। नाव दिन गुस्से में जाकर मिस्टर और मिसेस कीतामुरा से इस बारे में बात करती है, क्योंकि अगर सामान एक्सपायर है तो उसे लिस्ट बनाने में और ज्यादा दिक्कत होगी। पर दोस्तों, मिस्टर और मिसेस कीतामुरा उसकी बातों का जवाब नहीं देते। नाव पूछती है कि क्या हुआ, पर तभी मिस्टर कीतामुरा उस पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि नाव पागल हो गई है। सेम टाइम पे मिसेस कीतामुरा भी चिल्लाने लगती है एक्सपायर खाने को लेकर और नाव पे चोरी का इल्जाम लगाने लगती है। नाव हो जाती है कंफ्यूज, पर तभी रियोको चिल्लाती है। नाव तुरंत भाग कर जाकर चेक करती है कि उसे क्या हुआ, पर पता चलता है कि एक कौवा स्टोर की खिड़की से टकराकर मर गया था। उस कौवे का खून स्टोर के बाहर फैलने लगता है एंड तभी एक और कौवा खिड़की से टकराकर मर जाता है और ये देखकर नाव और रियोको चौंक गए थे। नाव यहाँ पर रियोको को समझाकर वापस अंदर भेज देती है और वो खुद जाती है उस जगह की सफाई के लिए। वो स्टोर रूम में जाकर सफाई का सामान लेती है और वहीं पे बैठे हुए थे क्रीपी मिस्टर और मिसेस कीतामुरा, जिन पे नाव ध्यान नहीं देती। पर जब नाव बाहर कौवों की सफाई करने के लिए आती है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि किसी तरह मिस्टर और मिसेस कीतामुरा पहुंच गए थे उन लाशों के पास जो नामुमकिन था। देन इसके बाद मिस्टर कीतामुरा एक वाटर होस से सारे के सारे खून को धोने लगते हैं और वो और उसकी बीवी पागलों की तरह हंसने लगते हैं, जिससे अब नाव को यकीन था कि ये जगह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। अब रात होती है और कोमोरी काम पे थोड़ा पहले आ जाता है। रियोको दिन जाने लगती है घर पे, पर कोमोरी रियोको को रोककर उसे थोड़ा सामान देता है ग्रोसरी का फ्री में, क्योंकि दोस्तों कोमोरी रियोको को पसंद करता था। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर स्टोर में आता है और उस आदमी का टोटल बैठता है 699। वो आदमी सामान लेकर घर चले जाता है, पर फिर इसके बाद एक औरत आती है सामान लेने, जिसका टोटल बैठता है 999, जो उल्टा होता है 666 का। औरत अपना सामान लेकर घर निकल जाती है, पर अब मूवी उस औरत को फॉलो करती है, क्योंकि दोस्तों 999 भी तो 666 ही होता है, बस उल्टा। घर जाते वक्त अचानक उस औरत का कोई पीछा करने लगता है, वो भी एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर। औरत अपने घर पहुंचती है, अपना मेल वगैरह लेती है और जाकर एलिवेटर का इंतजार करने लगती है, जब अचानक उसे सुनाई देने लगती है उस हथौड़े की आवाज, जिसे वो डिमोनिक आदमी घसीटते हुए जमीन पे ला रहा था औरत की तरफ। आदमी को देखकर औरत बुरी तरीके से डर जाती है और तुरंत एलिवेटर में चढ़ जाती है, इससे पहले वो आदमी उसे मार पाता। पर अब वो औरत बहुत कांप चुकी थी और वही वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। एलिवेटर रुकते ही औरत अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है, पर गेट पे पहुंचकर वो औरत देखती है कि उसने अपनी चाबियां गिरा दी थी हॉलवे के एंड में, और तभी वो ईविल आदमी भी वहीं पे पहुंच जाता है। खैर यहाँ पे अब हिम्मत कर वो औरत भागती है आदमी की तरफ और वो जाकर अपनी चाबी उठा लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जो आदमी था ना बड़े धीरे धीरे चल रहा था। वो आदमी या डीमन जो भी था अपना हथौड़ा स्विंग करता है, पर एंड टाइम पे वो औरत बच जाती है। चाबी लेके वो औरत घुस जाती है अपने अपार्टमेंट में, पर वो अब आदमी दरवाजा बाहर से पीटने लगता है। डर के मारे वो औरत रोने लगती है। देन उसका घर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। वो छिप जाती है हीटर वाली टेबल के नीचे और हीटर चला लेती है, बट देन
उसका फोन बजता है। और जब फोन उठाती है तो फोन पे बोलने लगता है एक डीमन, जो अचानक उसके सामने आ जाता है पर्दे के पीछे। औरत की रूह कांप जाती है और वो हिल भी नहीं पाती, जिसके बाद डीमन उस औरत की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और ऑब्वियसली वो औरत भी मारी जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो भी इंसान उस दुकान में जाकर सामान लेगा और उसका टोटल 666 या फिर 999 होगा तो इस इंसान पे श्राप लग जाएगा। अब अगले दिन नाओ जब लिस्ट बना रही थी तो उसे कॉल आता है तेईजीमा का, वही आदमी जिसके पैरों को काटना पड़ा था एक्सीडेंट के बाद। तेईजीमा नाओ से बड़े अजीब तरीके से पूछता है कि क्या वो वहां पे है। नाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर तेईजीमा अपनी परेशानी बताने लगता है कि कैसे उसके पास ही सिर्फ पैर नहीं है और बाकी सारे लोगों के पास पैर हैं। हालांकि नाओ को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था श्राप की वजह से। नाओ को बस तेज रिंगिंग सुनाई दे रही थी फोन में से, जिसके बाद तेईजीमा फोन फेंक देता है फ्रस्ट्रेट होकर और वो काफी डिप्रेस्ड भी हो गया था अपने पैरों को लेकर। और तो दोस्तों, ये जो तेईजीमा है ये कर्ज से तो रिलेटेड नहीं है, पर इसे हमें मूवी में दिखाया जा रहा है किसी और रीजन से जो हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। वही मिस्टर और मिसेस कितामुरा अपनी शॉप के दरवाजे को घूर रहे थे क्योंकि उन्हें सुनाई दे रही थी विस्परिंग और वो विस्परिंग उन्हें अच्छी लग रही थी। सेम टाइम पे हम लोग उसी फिर से स्ट्रेंज औरत को देखते हैं जिसे हमने पहले भी देखा था, पर इस बार वो औरत एक बच्चे की ट्रॉली के साथ खड़ी थी और स्टोर को ही घूरे जा रही थी। स्टोर के अंदर रेओ को फ्रीजर में चीजें सेट कर रही थी, पर अचानक उसे अंधेरे में दिखाई देती है कुछ आंखें जिनसे वो डर जाती है। देन वहां पे आ जाता है कोमोरी और वो फिर से रेओको को फ्री में ग्रोसरीज देता है और उसे संभालता भी है। रेओको देन अपने घर जाने की तैयारी में लग जाती है और कोमोरी चले जाता है काउंटर पे, जहां पे आता है एक कस्टमर। उस कस्टमर का टोटल बैठता है 444,444, पर फिर कोमोरी उस कस्टमर से डर जाता है क्योंकि दोस्तों वो कस्टमर वही हुडी वाला आदमी था। उसके चेहरे की जगह अंधेरा ही अंधेरा था, जिससे कोमोरी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हिप्नोटाइज होकर अपने चेहरे को ही डाल देता है उस इंसान के टोपे में। दूसरी तरफ नाओ लिस्ट बना रही थी कि तभी कोमोरी चिल्लाता है। नाओ जाकर कोमोरी को देखती है जो अब डर कर जमीन पे बैठा हुआ था। वो हुडेड आदमी स्टोर से तभी वहां से निकल जाता है और जब नाओ कोमोरी से बात करती है तो दोस्तों कोमोरी की एक आंख बहुत ज्यादा बड़ी और डिमोनिक हो गई थी और इसका मतलब अब श्राप कोमोरी को भी लग गया है। कोमोरी देन नाव से चिपक कर रोने लगता है और फिर स्टोर में आती है एक लड़की कस्टमर और हम इस कस्टमर को एलिस बोलते हैं क्योंकि इसके सीन लंबा चलेगा। नाउ अब एलिस का बिल वगैरह बनाने में मदद करती है, पर साथ ही साथ उसे कोमोरी को देखकर डर लग रहा था क्योंकि उसकी आंख अभी भी अजीब थी। खैर एलिस का टोटल बैठता है 666 और इसका मतलब अब एलिस भी मारी जाएगी। एलिस सामान लेकर वापस चले जाती है एंड देन वहां पे आती है रेओको, जो कोमोरी की बुरी हालत देखकर चिंता में आ जाती है। रेओको पूछती है कि क्या हुआ, बट नाउ रेओको को इस सब में नहीं इन्वॉल्व करना चाहती थी और इसलिए वो रेओको को शांत करवाकर घर भेज देती है ये बोलकर कि वो कोमोरी को संभाल लेगी। रेओको घर चली जाती है। क्रीपी ओनर्स हंसते रहते हैं एंड देन एक आदमी जिसे हम बोलेंगे एलेक्स, वो आता है स्टोर में शैम्पू और कंडीशनर लेने। एलेक्स का टोटल बैठता है 907 येन। पर फिर दोस्तों एलेक्स को सुनाई देने लगती है एक अजीब विस्परिंग, जिसके कहने पे एलेक्स एक बन और खरीद लेता है, जिससे उसका टोटल हो जाता है 999 और इसका मतलब अब श्राप एलेक्स को भी मार डालेगा। अब यहाँ से सीन जाता है एलिस पे। एलिस घर पहुंचती है, सामान अनपैक करती है और अपने हस्बैंड के मैसेज को सुनती है जो थोड़ी देर में घर आने वाला था। फिर वो चलाती है न्यूज, जिसपे एक 4 साल के लड़के के मर्डर की न्यूज बताई जा रही थी और वही दूसरी तरफ एलेक्स पहुंचता है एक बाथ हाउस में नहाने के लिए, जहाँ पे सेम मर्डर वाली न्यूज चल रही थी। इस सीन में एलिस, एलेक्स और रेओको को हम साथ में देखते हैं क्योंकि तीनों के आसपास वही वियर्ड न्यूज चल रही थी, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि तीनों के साथ ही कुछ क्रीपी होगा। न्यूज खत्म होती है और फिर एलिस टीवी बंद कर अपने काम में लग जाती है। वही बाथ हाउस में एलेक्स चौंक जाता है क्योंकि पूरा का पूरा बाथ हाउस खाली पड़ा था और एक टॉवल पे उसे खून भी पड़ा मिलता है। और वही रेओको जब घर जा रही थी तो उसे दिखाई देता है वही हुडेड इंसान। रेओको ऑब्वियसली उस हुडेड इंसान के पीछे जाने लगती है डरते डरते, पर फिर वो सोचती है कि चलो छोड़ो। वो देन एक दूसरे रास्ते पे मुड़ जाती है और वहीं दूसरी तरफ नहाते नहाते एलेक्स के बालों में निकलने लगते हैं किसी लड़की के बाल, जिससे वो डर जाता है। और वही एलिस किचन में अपना काम कर रही थी जब उसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जल्दी ही डिमोनिक चीजें
होने लगती है एंड देन रियोको के सामने आ जाता है वो हुडेड इंसान जिससे उसकी रूह कांप जाती है। नहाते नहाते एलेक्स के पास आ जाती है एक लड़की की आत्मा और किचन में एलिस का फ्रिज अचानक लॉक हो जाता है। किचन की लाइट चली जाती है और फ्रिज जब अपने आप खुलता है तो एलिस को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि अब उसके फ्रिज के अंदर से जा रहा था एक काला श्रापित रास्ता अंधेरे में, जिससे एलिस डरकर फ्रिज बंद कर देती है। लाइट्स वापस आ जाती है और जब एलिस दोबारा फ्रिज खोलती है तो अचानक ही फ्रिज में आ जाती है बहुत ही क्रीपी लड़की की आत्मा। वही रियोको अब उस हुडेड इंसान से बचकर भाग रही थी, क्योंकि जहां भी वो जा रही थी वो इंसान वहीं पे था। देन अचानक वो इंसान रियोको को पकड़ लेता है और उसे ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश करता है। और वही किचन में अब वो आत्मा क्रॉल करते हुए बाहर निकलती है फ्रिज के अंदर से और एलिस की तरफ बढ़ने लगती है। एलिस डर के मारे भाग भी नहीं पाती, बट देन वो आत्मा एलिस के पीछे ही आकर उसे धप्पा बोल देती है। खुद को बचाने के लिए एलिस आत्मा के गले में घुसा देती है चाकू और दूसरी तरफ बाथ हाउस में एलेक्स फिसलकर गिर जाता है और हो जाता है बेहोश। सीन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि किचन में हम लोग देखते हैं कि एलिस ने आत्मा को नहीं मारा, उसने गलती से अपने पति को ही स्टैब कर कर मार दिया था, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। और वही बाथ हाउस में एलेक्स को जब होश आता है ना तो उसके सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी जो उसके सर को पकड़कर एक स्लैब में मार देता है और एलेक्स वहीं पे मारा जाता है। हालांकि यहाँ पे एक सरप्राइज था जो ये है कि ये जो बूढ़ा आदमी था ना, ये वही किलर है जिसने 4 साल के लड़के को मारा था और इसी के बारे में न्यूज आ रही थी। ये बूढ़ा आदमी इसी बाथ हाउस का मालिक था और श्राप की वजह से यहाँ पे एलेक्स मारा गया, क्योंकि आप ही देखो पूरी दुनिया में एलेक्स ने उसी बाथ हाउस को चुना जहाँ पर किलर मौजूद था। और ऐसा इसलिए ही हुआ क्योंकि एलेक्स हो गया था श्रापित। वही वापस किचन में सीन जाता है जहाँ पे एलिस अब खुदकुशी कर लेती है अपनी पति की मौत के गम में। और जो उन दोनों की कपल वाली फोटो थी उसमें एलिस की जगह आ गई थी वो इविल आत्मा। यहाँ पे अब बच जाती है रियोको और लकीली जैसे ही ट्रेन रियोको के पास से चले जाती है वो हुडेड इंसान गायब हो जाता है और रियोको की सांस में सांस आती है। अब इस डिमोनिक रात के बाद अगले दिन रियोको जब काम पे जाती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि दोस्तों कोमोरी भी अब मिस्टर और मिसेस कीतामुरा की तरह हो गया था, क्योंकि अब श्राप ने उसे भी अपने वश में कर लिया था। ये देखकर रियोको रोने लगती है, पर तभी उसके पास आती है वो औरत जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग से स्टोर के बाहर देखा है। और इस औरत का नाम था सुकीको, जो रियोको को अपने साथ ले जाती है ये बोलकर कि यहाँ से मेरे साथ चलो, ये जगह सेफ नहीं। सुकीको थोड़ी पागल सी थी और उसकी बच्चे वाली ट्रॉली में रखी हुई थी एक गुड़िया, जिससे रियोको को डर तो लगता है पर फिर भी वो सुकी के साथ जाने का फैसला करती है। वो दोनों जाते हैं पार्क में, जहाँ पे सुकी को बताती है एक कहानी। असल में दोस्तों मिस्टर और मिसेस कीतामुरा उस स्टोर के ओनर्स हमेशा से नहीं थे। हमें पता चलता है कि उस स्टोर को बार बार बेचा जाता है और जितने भी ओनर्स आते हैं वो सब पागल हो जाते हैं, बिल्कुल मिस्टर और मिसेस कीतामुरा की तरह। उस दुकान का जो असली ओनर था वो असल में एक सीरियल किलर था जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था। अब तभी रियोको को पार्क में दिख जाती है नाव, जिसे रियोको अपने पास बुला लेती है और अब दोनों ही लड़कियां सुनती हैं इस औरत की कहानी। फाइनली हमें बताया जाता है कि जो ओरिजिनल सीरियल किलर ओनर था ना, वो जिन भी लोगों को स्टोर के अंदर काम करने के लिए बुलाता था, हायर करता था, वो उन्हें पैसे नहीं देता था एंड देन वो अपने एम्प्लॉयज को मार डालता था ताकि एम्प्लॉय इंश्योरेंस के पैसे उसे मिल पाए। हालांकि बात इतनी सी नहीं थी, असल में वो आदमी इतना पागल था कि उसने स्टोर को जब बनवाया था ना तो उसने कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करा था। उस आदमी ने कब्रिस्तान में से चुरा लिए थे बहुत सारे टूम्बस्टोन्स, जिनका चूरा बनाकर उस आदमी ने इस स्टोर को बनवाया था। कहने का मतलब वो पूरी जगह मरे हुए लोगों की कब्रों से बनी है। इतना ही नहीं, जिस आदमी ने उस जगह को बनाया था, उस जगह को बनाने के बाद वो आदमी एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया था और ओरिजिनल ओनर के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये बताकर सुकी को पागलों की तरह हंसने लगती है और वहां से चले जाती है। पर यह बात अब साफ थी कि वो स्टोर कुछ ज्यादा ही श्रापित है। कहने का मतलब दोस्तों, मूवी में जो आत्माएं हम देख रहे हैं उनका कोई ओरिजिन नहीं है। वो या तो कब्रिस्तान से आई हुई भटकती हुई आत्मा है या फिर उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें सीरियल किलर ने मारा था।
इस बारे में अब नाओ और रियोको बात करते हैं और अब यहाँ पे खुलता है एक राज, क्योंकि रियोको और नाओ एक दूसरे को बताती हैं कि वो दोनों ही देख सकते हैं भूतों को, वो भी बचपन से। रियोको पे ये शक्ति थोड़ी कम थी और नाओ पे ज्यादा थी, और नाओ इन चीजों को इग्नोर करती आई है हमेशा से। हालांकि जब से वो स्टोर के अंदर घुसी थी उसे आत्माएं परेशान करने लगी थी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। रियोको के हिसाब से वो दुकान उन दोनों को पागल कर देगी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो, और तभी पास में बने हुए झूले अपने आप हिलने लगते हैं। नाओ और रियोको अब फैसला करते हैं कि वो उस दुकान में वापस कभी भी नहीं जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों पार्क से जाने लगते हैं। पर तभी जो झूले हिल रहे थे ना, वो एक दूसरे में अपने आप उलझ जाते हैं। खैर, इसके बाद घर जाते वक्त रियोको को दिखाई देती है एक पन्नी जो उसी स्टोर की थी, और उसे देखकर रियोको को याद आ जाती है कोमोरी की, जो बेचारा पूरी तरीके से श्राप के कंट्रोल में था। रियोको अपने दोस्त को उस जगह पे नहीं छोड़ना चाहती थी, और इसलिए अब रियोको भागती है वापस श्रापित दुकान की तरफ कोमोरी को बचाने। और वही कोमोरी स्टोर रूम में जाकर बैठा हुआ था कि तभी उसे दिखाई देती है डिमोनिक आंखें एक डस्टबिन के अंदर। रियोको सही टाइम पे पहुंच जाती है स्टोर में, और वो पीछे के दरवाजे को पीटने लगती है जो लॉक था, और वही इविल शक्ति कोमोरी को डस्टबिन के अंदर खींचने लगती है। पर इससे पहले कुछ भी बुरा हो पाता, रियोको कोमोरी को उस जगह से खींचकर बाहर निकाल लेती है। रियोको तुरंत गेट बंद करती है, पर देन कोमोरी उसके पीछे से हो जाता है गायब। रियोको अब कोमोरी को हर जगह ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो देन स्टोर के बाहर भाग जाती है, और एंड में कोमोरी उसे मिल जाता है एक नदी के किनारे जहाँ पे वो नहा रहा था। रियोको तुरंत जाकर कोमोरी को नदी से बाहर निकालती है और उसे कंफर्ट करती है, जिसके बाद कोमोरी रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों उस दुकान से बाहर निकलने के बाद श्राप का असर कोमोरी पे कम हो गया था और उसे होश आने लगा था। दोनों लोग नदी के किनारे बैठे रहते हैं काफी देर तक, जिसके बाद फाइनली कोमोरी हो जाता है नॉर्मल, और रियोको उसे अपने साथ घर ले जाती है। पर दोस्तों कोमोरी को जो वर्क वाली यूनिफॉर्म थी ना, वो उसने नदी में ही छोड़ दी थी, जिसके अंदर से आ रही थी अजीब सी विस्परिंग, मतलब वो यूनिफॉर्म अब श्रापित है। सीन जाता है नाओ पे, जो घर जा रही थी कि तभी उसके सामने आ जाती है खाली व्हील चेयर। नाओ कंफ्यूज होती है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, पर फिर उसे आता है तेईजीमा का कॉल, जो फोन पे करने लगता है अजीब बातें, और फिर तेईजीमा आ जाता है नाओ के सामने रोड पे। और दोस्तों तेईजीमा के पैर वापस लौट आए थे। फोन पे तेईजीमा बोलता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर जगह पे है और खुश है, और हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि तेईजीमा असल में रोड पे खड़ा ही नहीं है। ये असल में तेईजीमा की आत्मा थी जो नाओ से गुड बाय बोलने के लिए आई थी, क्योंकि तेईजीमा ने कर ली थी खुदकुशी डिप्रेस्ड होकर। नाओ भी तेईजीमा को गुड बाय बोलकर वहां से चले जाती है घर। पर दोस्तों ये सीन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि नाओ ने अभी अभी हमें बताया था कि वो भूतों को देख सकती है, और तेईजीमा भले ही उस श्राप से रिलेटेड ना हो, पर वो नाओ को गुड बाय बोलने के लिए आया था एज अ आत्मा। खैर, अब नाओ एक आखिरी बार उस डिमोनिक स्टोर के पास से निकलती है, पर यहाँ पर अब हम देखते हैं दो स्कूल की लड़कियों को जो बस से उतरती है स्टोर के पास। और दोस्तों ये दोनों लड़कियां वही थी जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। नाओ उन लड़कियों के पास से निकलती है, और एंड के सीन में अब हमें फाइनली पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले उस लड़की ने स्टोर में क्या देखा था। असल में उस लड़की ने स्टोर के अंदर देखी थी सैकड़ों आत्माएं, जिनसे वो पूरी जगह भरी हुई थी, और इसलिए ही डर के मारे उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब जो भी उस दुकान में जाएगा वो श्राप का शिकार हो जाएगा। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कर्स्ड मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप लोग मेरे को फॉलो जरूर कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।